नमस्कार। बोधलोक में आपका स्वागत है। आज हम विज्ञान के एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो हमारे चारों ओर हर पल हो रहा है, लेकिन हम शायद ही उस पर ध्यान देते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं। बिल्कुल। हम यहाँ स्कूल की किताबों को रटने के लिए नहीं है, बल्कि ये समझने के लिए है कि जब दूध दही बनता है या लोहे पर जंग लगता है, तो परमाणुओं के स्तर पर असल में चल क्या रहा होता है। और ये सिर्फ बदलाव नहीं है, ये स्थिरता की एक अंतहीन खोज है। हर रासायनिक अभिक्रिया, चाहे वो कितनी भी सरल हो या जटिल, उसके मूल में एक ही सिद्धांत काम करता है क्या? कि पदार्थ हमेशा कम ऊर्जा और ज्यादा स्थिरता वाली अवस्था में जाना चाहता है। अच्छा। आज हम इसी खोज की कहानी को समझेंगे। अच्छा, तो ये सब जो बदलाव हम देखते हैं, जैसे रंग बदलना या कोई गैस निकलना या फिर तापमान में उतार चढ़ाव, हाँ, ये सब महज संकेत हैं कि पर्दे के पीछे परमाणु एक बेहतर, ज्यादा स्थिर व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। ये लक्षण उस नाटकीय पुनर्व्यवस्था के, कह सकते हैं, बाहरी सबूत हैं। जैसे जब आप चूने में पानी मिलाते हैं और बीकर गर्म हो जाता है, हाँ, वो तो बहुत गर्म हो जाता है। तो वो गर्मी दरअसल सिस्टम द्वारा फेंकी गई अतिरिक्त ऊर्जा है, क्योंकि उसने एक ज्यादा आरामदायक, ज्यादा स्टेबल अवस्था पा ली है। ये तो ठीक है, लेकिन हर बार ये कहना कि मैग्नीशियम का तार ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया गया जिससे एक सफेद पाउडर बना, ये तो बहुत लंबा और अव्यवहारिक है। वैज्ञानिकों ने इसके लिए कोई शॉर्ट हैंड, कोई भाषा तो बनाई होगी। हाँ, और वही भाषा है रासायनिक समीकरण। ये केमिस्ट्री की अपनी लिपि है। जैसे हम लिखते हैं Mg+O2 goes to MgO। ये सिर्फ अक्षर नहीं है, ये एक पूरी कहानी है। लेकिन यहाँ एक छोटी सी समस्या है जो अक्सर लोगों को परेशान करती है। मैं समझ गई आप कहाँ जा रहे हैं। समीकरण के दोनों तरफ परमाणुओं की गिनती बराबर नहीं है। एग्जैक्टली। बाईं तरफ ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं और दाईं तरफ सिर्फ एक। ऐसा लगता है जैसे एक परमाणु गायब हो गया हो। और यहीं केमिस्ट्री का सबसे बुनियादी नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम आता है। ये कहता है कि आप पदार्थ को बना या मिटा नहीं सकते, सिर्फ उसका रूप बदल सकते हैं। तो हमें समीकरण को संतुलित करना पड़ता है। हाँ, लेकिन इसे सिर्फ गणित की तरह न देखें। 2Mg+O2 2MgO लिखना सिर्फ गिनती बराबर करना नहीं है। तो फिर क्या है? ये सच्चाई को बयान करना है कि मैग्नीशियम के 2 परमाणुओं को ऑक्सीजन के एक अणु के साथ पूरी तरह से अभिक्रिया करने के लिए क्या चाहिए, ताकि वे मैग्नीशियम ऑक्साइड के 2 स्थिर अणु बना सकें। अच्छा, तो संतुलन उस कहानी को सही भाषा में लिखना है। ये बताना है कि असल में कितने कलाकार इस नाटक में हिस्सा ले रहे हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस नाटक के अलग-अलग प्रकारों को देखते हैं। सबसे आम है संयोजन अभिक्रिया, जहां चीजें जुड़ती हैं। सही शब्द है, जुड़कर स्थिर होती हैं। जब 2 या 2 से ज्यादा अभिकारक मिलकर केवल एक उत्पाद बनाते हैं, तो वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो नया उत्पाद उन दोनों से कहीं ज्यादा स्थिर होता है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और पानी वाला उदाहरण। हाँ, CaO+H2O = CaOH होल ट्वाइस। यहाँ दरअसल कैल्शियम ऑक्साइड के मजबूत बॉन्ड्स टूटकर पानी के साथ उससे भी कहीं ज्यादा स्थिर, मतलब स्टेबल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। और इसी वजह से ऊर्जा बाहर निकलती है, गर्मी के रूप में। हाँ, क्योंकि जब भी कोई सिस्टम ज्यादा स्थिरता की ओर जाता है तो वो बची हुई ऊर्जा को बाहर फेंकता है। यही सिद्धांत रॉकेट ईंधन से लेकर हमारे शरीर में ग्लूकोज के टूटने तक हर जगह काम करता है। तो अगर संयोजन में चीजें जुड़कर स्थिर हो रही हैं और ऊर्जा बाहर फेंक रही हैं, हाँ, तो इसका उल्टा भी मुमकिन होगा। मतलब किसी स्थिर चीज को जबरदस्ती तोड़ना, इसमें तो ऊर्जा लगानी पड़ेगी। बिल्कुल। उसे हम वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ हम ऊर्जा का निवेश करके एक स्थिर यौगिक को उसके मूल तत्वों में टूटने के लिए मजबूर करते हैं। तो ये ऊर्जा सीधे उन रासायनिक बंधनों पर हमला करती है जो अणुओं को जोड़े रखते हैं। हाँ, और ये हमला करने के तरीके भी अलग-अलग होते हैं। मुख्य रूप से 3 तरीके हैं। कौन-कौन से? पहला, आप उसे गर्मी दे सकते हैं, जिसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। जैसे फेरस सल्फेट के हरे क्रिस्टल को गर्म करने पर वो भूरे फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है। ठीक है। दूसरा, आप बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं, विद्युत वियोजन। पानी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। पानी अपने आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में नहीं टूटता, वो बहुत स्थिर है। लेकिन बिजली गुजारने पर? हाँ, जब आप उसमें से बिजली गुजारते हैं तो वो ऊर्जा पानी के अणुओं को H2 और O2 में तोड़ देती है। और तीसरा तरीका है प्रकाश, प्रकाशीय वियोजन। हाँ,
सिल्वर क्लोराइड एक ऐसा यौगिक है जो प्रकाश की ऊर्जा के प्रति कह सकते हैं संवेदनशील है। धूप में रखने पर प्रकाश की ऊर्जा उसके बंधनों को तोड़कर उसे सिल्वर और क्लोरीन में अलग कर देती है। 2AgCl 2Ag + Cl2। एक मिनट, सिल्वर का प्रकाश के संपर्क में आकर बदलना, क्या यही वो बेसिक प्रिंसिपल नहीं है जिस पर पुरानी फोटोग्राफिक फिल्म काम करती थी? बिल्कुल। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी इसी प्रकाशीय वियोजन के सिद्धांत पर आधारित थी। फिल्म पर सिल्वर यौगिकों की एक परत होती थी। और जब कैमरा का शटर खुलता था तो जहां ज्यादा रोशनी पड़ती थी वहां ज्यादा वियोजन होता था और एक इमेज बन जाती थी। सही पकड़ा। इसीलिए सिल्वर क्लोराइड को हमेशा गहरे रंग की बोतलों में रखा जाता है ताकि वो समय से पहले ही खराब ना हो जाए। वाह, तो हमने देखा कि कैसे चीजें जुड़ती हैं और कैसे उन्हें तोड़ा जा सकता है। लेकिन रासायनिक दुनिया सिर्फ टूटने और जुड़ने तक तो सीमित नहीं है। नहीं। कभी कभी यह एक सीधी साधी अदला बदली होती है जहां एक ज्यादा ताकतवर खिलाड़ी कमजोर को उसकी जगह से हटा देता है। यहीं से विस्थापन अभिक्रिया की कहानी शुरू होती है। इसमें एक ज्यादा क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। इसका वो क्लासिक उदाहरण है लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले घोल में डालना। Fe + CuSO4 बन जाता है FeSO4 + Cu। लेकिन ये ज्यादा क्रियाशील का क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ एक याद करने वाली बात है कि लोहा कॉपर से ज्यादा ताकतवर है, या इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक कारण है? बहुत अच्छा सवाल है। ये कोई मनमानी बात नहीं है। इसके पीछे परमाणुओं की संरचना है। क्रियाशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि कोई तत्व कितनी आसानी से अपने बाहरी इलेक्ट्रॉन को छोड़कर एक बंधन बना सकता है। अच्छा। जिन तत्वों के परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देते हैं वे ज्यादा क्रियाशील होते हैं। वैज्ञानिकों ने इसी आधार पर एक पूरी क्रियाशीलता श्रेणी या रिएक्टिविटी सीरीज बनाई है जो बताती है कि कौन सा तत्व किसको विस्थापित कर सकता है। हाँ, और लोहा उस श्रेणी में कॉपर से ऊपर आता है, इसलिए वो कॉपर को उसकी जगह से हटा सकता है। दिलचस्प है। तो ये सिर्फ ताकत का खेल नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता का खेल है। पर क्या ऐसा भी होता है कि सिर्फ एक नहीं बल्कि दोनों तरफ से अदला बदली हो, जैसे दो डांसिंग कपल्स अपने पार्टनर बदल लें? हाँ, ये बहुत अच्छा एनालॉजी है। इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें दो यौगिकों के आयन आपस में अपनी जगह बदल लेते हैं और इसका नतीजा अक्सर बहुत नाटकीय होता है। बिल्कुल। जैसे जब आप सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड के दो साफ घोल मिलाते हैं तो पलक झपकते ही बैरियम सल्फेट का एक सफेद ठोस पाउडर सा बन जाता है जो नीचे बैठने लगता है। Na2SO4 + BaCl2 BaSO4 + 2NaCl। ये तो जादू जैसा लगता है। दो तरल मिले और एक ठोस बन गया। केमिस्ट्री में इसे ही अवक्षेप या प्रेसिपिटेट कहते हैं। ये वैसा ही है जैसे दूध फटने पर पनीर अलग हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नए बने जोड़ों में से एक यानी बैरियम सल्फेट पानी में घुलनशील नहीं होता और एक ठोस के रूप में बाहर आ जाता है। हमने इलेक्ट्रॉन देने की बात की, ये मुझे एक और जरूरी कॉन्सेप्ट की याद दिलाता है, ऑक्सीकरण और अपचयन। स्कूल में तो इसे ऑक्सीजन के जुड़ने या हटने से समझाया जाता है, पर मुझे लगता है कहानी उससे गहरी है। इसे कैसे समझें? इसे ऐसे याद रख सकते हैं, लियो द लायन सेज GER। LEO-GER। लियो मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्सीडेशन, यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग ऑक्सीकरण है, और GER मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण अपचयन है। मतलब जब लोहा कॉपर सल्फेट वाले घोल में कॉपर को हटाता है तो वहां भी ये लियो-GR चल रहा होता है? बिल्कुल। जब FeSO4 बनता है तो वो असल में दो इलेक्ट्रॉन खोता है, मतलब उसका ऑक्सीकरण हुआ, और घोल में मौजूद कॉपर आयन Cu2+ उन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों को हासिल करके ठोस कॉपर बन जाता है। मतलब उसका अपचयन हुआ। सही। और ये दोनों प्रक्रियाएं हमेशा साथ साथ होती हैं, एक के बिना दूसरा हो ही नहीं सकता। इसीलिए इन्हें मिलाकर रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि रेडॉक्स अभिक्रियाएं हमारे चारों तरफ हैं, भले ही उनमें ऑक्सीजन शामिल ना हो। हर जगह। बैटरी के काम करने से लेकर हमारे शरीर में भोजन से ऊर्जा बनने तक सब कुछ रेडॉक्स अभिक्रियाओं पर आधारित है। और इसके कुछ प्रभाव हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत साफ साफ देखते हैं। आप संक्षारण या जंग लगने की बात कर रहे हैं? हाँ, संक्षारण ऑक्सीकरण का एक धीमा और कह सकते हैं विनाशकारी रूप है। लोहा जब हवा और नमी के संपर्क में आता है
तो उसका धीरे धीरे ऑक्सीकरण होने लगता है और वो आयरन ऑक्साइड यानी जंग में बदलने लगता है। मतलब धातु असल में अपनी प्राकृतिक अवस्था में लौट रही होती है। एक तरह से हाँ, हमने अयस्क से ऊर्जा लगाकर शुद्ध लोहा बनाया और प्रकृति उसे वापस उसके स्थिर ऑक्साइड रूप में ले जाने की कोशिश कर रही है। तो पेंट करना या गैल्वेनाइजेशन मतलब जिंक की परत चढ़ाना उस धातु के लिए एक तरह का सुरक्षा कवच बनाने जैसा है। बिल्कुल, ताकि हवा और नमी उस तक ना पहुंच सके। चांदी का काला पड़ना या तांबे पर हरी परत जमना भी संक्षारण के ही अलग अलग रूप हैं। और ऑक्सीकरण का दूसरा असर हमारे किचन में दिखता है, विकृत गंधिता। हाँ, जब चिप्स या तेल वाली चीजें पुरानी हो जाती हैं और उनमें से एक अजीब सी महक आने लगती है। सही। ये तेल और वसा का ऑक्सीकरण है। हवा में मौजूद ऑक्सीजन इन फैटी एसिड्स के साथ अभिक्रिया करके ऐसे यौगिक बना देती है जिनकी गंध और स्वाद दोनों खराब होते हैं। इसी से बचने के लिए चिप्स बनाने वाली कंपनियां पैकेट में नाइट्रोजन भरती हैं। ये सिर्फ पैकेट फुलाने के लिए नहीं है। ये एक बहुत ही चालाक रासायनिक चाल है। पैकेट को सील करने से ठीक पहले वे उसमें से सारी हवा, जिसमें 21% ऑक्सीजन है, निकालकर उसकी जगह लगभग 100% नाइट्रोजन भर देते हैं। और नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है। हाँ, वो आसानी से अभिक्रिया नहीं करती। तो ऑक्सीजन, जो कि मुख्य अपराधी है, उसे हटा देने से चिप्स का ऑक्सीकरण रुक जाता है और वे महीनों तक ताजे बने रहते हैं। तो कुल मिलाकर आज की हमारी चर्चा का सार ये है कि संयोजन में दो चीजें मिलकर एक स्थिर चीज बनाती हैं। वियोजन में हम ऊर्जा लगाकर एक स्थिर चीज को तोड़ते हैं। विस्थापन में ज्यादा क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील को हटाता है और द्विविस्थापन में आयनों की अदला बदली होती है। और इन सब के पीछे का जो मूल सिद्धांत है वो है रेडॉक्स। हाँ, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान, जो स्थिरता की तलाश में इन सभी बदलावों को संचालित करता है। और द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करना यह सुनिश्चित करता है कि हमारी कहानी तर्कसंगत है। एक आखिरी सवाल, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में कौन सी अभिक्रिया काम आती है? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, जहां प्रकाश की ऊर्जा सिल्वर के यौगिक को तोड़ देती है। बहुत खूब। आज हमने रासायनिक अभिक्रियाओं की दुनिया को सिर्फ परिभाषित नहीं किया, बल्कि उनकी आत्मा को समझने की कोशिश की। ये सिर्फ समीकरणों का खेल नहीं है। नहीं, ये ऊर्जा, स्थिरता और इलेक्ट्रॉनों के लेन देन की एक अद्भुत कहानी है। और ये कहानी हमारे आसपास लगातार चल रही है। संक्षारण से लेकर हमारे भोजन के पचने तक हर प्रक्रिया इसका हिस्सा है। आज की इस चर्चा से मेरे मन में एक विचार आ रहा है। हमने देखा कि वियोजन जैसी अभिक्रियाओं को शुरू करने के लिए हमें बाहर से ऊर्जा, जैसे गर्मी या प्रकाश, देनी पड़ती है। लेकिन प्रकृति में कुछ जीव, जैसे जुगनू, इसका उल्टा करते हैं। वे अपने शरीर के अंदर एक रासायनिक अभिक्रिया से प्रकाश के रूप में ऊर्जा पैदा करते हैं। यह एक बेहद दिलचस्प दिशा है। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ही है, लेकिन वो ऊर्जा गर्मी के बजाय लगभग पूरी तरह से प्रकाश के रूप में निकलती है। कमाल है। सोचने वाली बात है कि एक जीवित प्राणी के अंदर ऐसा कौन सा कुशल रासायनिक तंत्र विकसित हुआ होगा जो ऊर्जा को इतनी सटीकता से प्रकाश में बदल सकता है, बिना खुद को जलाए। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। इसी विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करें। मिलते हैं अगले विषय के साथ। धन्यवाद।